अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम रेड स्पॉट ए लेवल फिज़िक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर नंबर 3 को यहाँ समझने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंधबॉट टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। इसमें कहा जा रहा है द लार्ज हॉरिजॉन्टल मेटल प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय 4 मिलीमीटर. The lower plate is at a potential of -6 volt. What should be applied to the upper? What potential should be applied to the upper plate to create an electric field strength 4000 volt per meter upward in the space between the plates? हमें कहा जा रहा है दो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं जिनके दरमियान फासला बताया जा रहा है वो 4 मिलीमीटर का है। फासला कितना बताया जा रहा है? 4 मिलीमीटर का। हमें कहा जा रहा है कि लोअर प्लेट जो है ना उसका पोटेंशियल है -6 वोल्ट। हमें कहा जा रहा है कि हम ऊपर वाली प्लेट पर, गौर से सुनिएगा, हमें कहा जा रहा है कि ऊपर वाली प्लेट पर हम कितना पोटेंशियल अप्लाई करें कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना उसकी स्ट्रेंथ कितनी हो? 4000। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी हो? 4000 हो और अपवर्ड हो। अब याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करते हैं ना, कोई भी चीज़ जो होती है ना वो हमेशा हाई पोटेंशियल से क्या होती है? लो पोटेंशियल की तरफ क्या करेगी? मूव करेगी। लो पोटेंशियल की तरफ बात होगी। तो इसका मतलब एक बात तो ये तय हो गई, कि ये अगर -6 है ना तो ऊपर वाली प्लेट का जो पोटेंशियल होगा वो -6 से भी कम होगा। मतलब वो -8 हो सकता है, -9 हो सकता है, -10 हो सकता है। तो इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो सीधे सीधे हट गए। भाई पोटेंशियल की बात हो रही है ना, ये दोनों तो हट गए। ये +22 बहुत ज़्यादा है, +10 बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ हमने कहा अब फैसला इन दोनों के दरमियान है। अगर एक ही ऑप्शन होता ना जो इससे कम वाला होता, माइनस में होता, माइनस वाली वैल्यू जो होती है, देखो ये प्लस वाला है, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है ना इसके मुकाबले में। अब -10 भी इससे कम है और -22 भी इससे कम है। अब इन दोनों की खातिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा, वरना अगर ये ना दिया हुआ होता ना तो प्लस वाले सारे ऑप्शन हट जाते हैं, माइनस वाला आंसर हम लगा लेते, क्योंकि अपवर्ड चाहिए। तो अपवर्ड के लिए ऊपर वाली प्लेट का पोटेंशियल जो है वो इससे भी कम होना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं? पोटेंशियल मालूम करते हैं। V इक्वल टू, हमारे पास जो फॉर्मूला है V बराबर है पोटेंशियल बराबर है ED के। अब E हमारे पास कितना है? 4000 और हमारे पास जो 4 मिलीमीटर दिया हुआ है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक्सपोनेंट -3 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। अब इसके 3 जीरो और इसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? 4 × 4 कितना हो गया? 16। कितना हो गया? 16 वोल्ट। इसका मतलब ऊपर वाली प्लेट इस वाली प्लेट के मुकाबले में 16 वोल्ट कम होनी चाहिए। इसका मतलब अगर हमें अपवर्ड चाहिए ना, देखो डायरेक्शन दे दी ना हमें, हमारा आंसर 16 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाली जो प्लेट है ना इसका पोटेंशियल जो है वो नीचे वाली के मुकाबले में 16 वोल्ट जो है वो कम होना चाहिए। तो -6 में हमने क्या किया? -6 में हमने -16 को 8 कर दिया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? -22 वोल्ट। और ये -22 जो है इसके मुकाबले में 16 क्या है? 16 वोल्ट क्या है? कम है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ गया? करेक्ट आंसर हमारे पास 10 का आ गया है, वो डी है, -22 वोल्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं, अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी मेंटेन। अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी मेंटेन between two large parallel plates for which separation D can be varied. Which graph shows the potential difference V between the plates must be adjusted to keep the field strength at a constant value? हमें कहा जा रहा है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन की हमने दो पैरेलल प्लेट के दरमियान, जिनके दरमियान फासला बताया जा रहा है D के बराबर है। हमें कहा जा रहा है विच ग्राफ शोज द पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन द प्लेट्स मस्ट बी एडजस्टेड टू कीप द फील्ड स्ट्रेंथ एट अ कांस्टेंट वैल्यू। हमें कहा जा रहा है अगर हम फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो वोल्टेज और उनके दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस जो है, उनके दरमियान क्या रिलेशन होगा। तो ये बड़ा आसान सा सवाल है। V बराबर है किसके? ED के। हमें कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड हमें रखनी है कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या रखनी है? कांस्टेंट। तो इसका मतलब वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस के।
V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ तो हमेशा क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रखनी है तो जैसे जैसे आप दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे वोल्टेज भी हमें बढ़ाना होगा। तो कौन सा रिलेशन हो गया? डायरेक्ट रिलेशन। तो इनका मतलब ग्राफ क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा होता है स्ट्रेट लाइन। तो हमारे पास इस MCQ का जो करेक्ट आंसर है वो C है। V और D के दरमियान जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है। फिर इसी तरीके से हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करने जा रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है इन डिस्कसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड द टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट आर यूज। हमने एक डिस्कशन रखी इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले से जिसमें 3 टर्म्स को इन्होंने शामिल किया, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, 3 चीजें शामिल है। विच स्टेटमेंट अबाउट दीज टर्म इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? ए में कहा जाए, अब देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक करेक्ट है 3 गलत है। अब ए में कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट। हमें कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो क्या है? एक चार्ज को इंफिनिटी से लेकर आना। जबकि देखो हेल्प में देखो जो गलत स्टेटमेंट उसकी करेक्शन भी दी गई है। एक गलत स्टेटमेंट है ये, तो हमारे पास जो इसकी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फील्ड ऑन अ यूनिट चार्ज। आपने पढ़ा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बराबर होता है F/Q। तो ये स्टेटमेंट गलत है। बी में कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट आर बोथ स्केलर क्वांटिटीज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है जबकि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब ये गलत हो गया। इसी तरीके से सी जो कि करेक्ट स्टेटमेंट है, इससे पहले हम डी की बात कर लेते हैं। यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट एग्जिस्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ट्रांसपोर्टिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट। अब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या, मैं आपको बताता हूं। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है वो क्या है? चेंज इन पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू द डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू द डिस्प्लेसमेंट। जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएं पोटेंशियल में तब्दीली आती रहे, इस पूरी टर्म को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। और हमारे पास एक डेरिवेशन होती है जिसमें हम साबित करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के क्या होती है? बराबर होती है। तो यहाँ हमारे पास यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात हो रही है, तो यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो क्या है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? F/Q। तो हमने कहा यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट एग्जिस्ट बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम द पॉइंट टू एट लोअर पोटेंशियल टू द पॉइंट एट हायर पोटेंशियल। यानी इसमें जो डेफिनेशन बताई है वो F/Q की है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बराबर होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत था, करेक्ट स्टेटमेंट ये है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट एट अ पॉइंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है वो किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बराबर होता है। तो इस MCQ का करेक्ट आंसर हमारे पास जो है 12 का C इज द करेक्ट आंसर। फिर इसी तरीके से अगला सवाल हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 14 की बात हो रही है। एन आइसोलेटेड कंडक्शन स्फीयर P हैव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शोन। एक आइसोलेटेड कंडक्शन स्फीयर है, उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये बताई गई है। अ सिमिलर स्फीयर Q कनेक्टेड टू अर्थ बाय अ लॉन्ग वायर इज ब्रॉट क्लोज टू P। हमें कहा जा रहा है कि एक आइसोलेटेड चार्ज है जिसकी कंडक्शन की वैल्यू हमें ये दी गई है, ये डायग्राम शो किया। हमें कहा जा रहा है सिमिलर चार्ज Q कनेक्टेड टू अर्थ बाय अ लॉन्ग वायर। एक वायर से उसको हमने अर्थ से कनेक्ट किया है, क्लोज टू P के करीब ला रहे हैं। विच डायग्राम शोज द फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन द 2 स्फीयर। इनमें से कौन सी डायग्राम जो है वो करेक्ट है? अब देखो होगा क्या, ये पॉजिटिव था, आपने जमीन वाले से जो कनेक्ट किया ना वो इसके मुकाबले में लो पोटेंशियल पे था, मतलब नेगेटिव था। अब होगा क्या कि जब आप उसको करीब लेकर आओगे ना, तो देखो इसमें शो कर रहा है कि पॉजिटिव वाले सारे एक तरफ चले जाएंगे, इसमें कह रहा है नेगेटिव वाले आएंगे, इसके ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, इसमें कह रहा है इसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जबकि डी में कह रहा है इसके सारे नेगेटिव इसके पॉजिटिव वाले के करीब आ जाएंगे और इस पी वाले के सारे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के करीब आएंगे। तो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन नंबर 14 का? डी है कि तमाम के तमाम चार्जेस एक दूसरे के क्या आ जाएंगे? करीब आ जाएंगे। फिर इसी तरीके से
अगला सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। अगला सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा जा रहा है विच ग्राफ करेक्टली रिलेट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज विद डिस्टेंस r फ्रॉम द चार्ज। हमें कहा जा रहा है कौन सा ग्राफ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के हवाले से जो है वो करेक्ट है, जिसमें r जो है वो डिस्टेंस को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। अब याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है फॉर्मूला के मुताबिक ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, और वोल्टेज जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r के। अब इसमें हमारे पास जो है ये बताया जा रहा है। अब देखो, अब ग्राफ की भी अगर मैं बात करूँ ना तो v और 1/r का जो ग्राफ होगा ना वो स्ट्रेट लाइन होगा। याद रखिएगा v और 1/r का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन है, इन्वर्सली रिलेशन है ना, ये ऐसा होगा। और इसी तरीके से E इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और 1/r स्क्वायर का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। ये दो ग्राफ आपके जहन में। अब इसमें कह रहा है कि फील्ड स्ट्रेंथ और r स्क्वायर का ग्राफ, जबकि ऐसा नहीं है, r स्क्वायर का नहीं, 1/r स्क्वायर का ग्राफ जो होगा स्ट्रेट होगा, ये तो गलत है। इसमें कह रहा है फील्ड स्ट्रेंथ और 1/r का नहीं, 1/r स्क्वायर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। और इसमें कह रहा है पोटेंशियल और r का नहीं, 1/r का जो होना चाहिए। इसमें कह रहा है पोटेंशियल और 1/r का ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इस MCQ का जो है 15 का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, 15 का करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो D है। तो यहाँ जाकर हमारा आज का ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते, तो आपका इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुँचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।